जय हिंद दोस्तों। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन आनंद सर के द्वारा बिहार पुलिस के लिए जो पैड टेस्ट चलाया गया है, उस टेस्ट का टेस्ट नंबर हम लोग आज 9 का डिस्कशन करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने 8 टेस्ट का डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं। उस टेस्ट को अगर अपन नहीं लगाए हैं तो फटाफट जाकर टेस्ट को लगा लीजिए, क्योंकि ये सभी न्यू टेस्ट है और न्यू पैटर्न के अनुसार टेस्ट दिया गया है। तो कंप्लीट सभी टेस्ट को जाकर देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट बना दिया गया है। तो चलिए हम लोग टेस्ट नंबर आज 9 का डिस्कशन कर लेते हैं। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आप लोग चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि अगले सेट का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। चलिए, इसमें पहला क्वेश्चन है कि कोशिका झिल्ली बनी होती है। कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? तो यह बनी होती है लिपिड से। किससे बनी होती है? लिपिड से, ध्यान रखिएगा। और ये लिपिड जो कि इसका घटक क्या होता है, तो फास्फोग्लिसराइड के बने होते हैं। किससे बने होते हैं? फास्फोग्लिसराइड के बने होते हैं ये लिपिड, ध्यान रखिएगा। और बाद में जैव रासायनिक अनुसंधानों से यह स्पष्ट हो गया है कि कोशिका झिल्ली में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों ही पाया जाता है। और यह एक क्या होता है, तो अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। और इसका मुख्य कार्य होता है कि कोशिका के अंदर जाने वाले एवं अंदर से बाहर आने वाले पदार्थों का निर्धारण करना। तो ध्यान रखिएगा। और कोशिका झिल्ली का उन्नत नमूना जो कि 1972 में सिंगर एवं निकोलसन द्वारा प्रतिपादित किया गया था, जिसके तरल किरमिर नमूना के रूप में स्वीकार किया गया था। ध्यान रखिएगा, ये सभी पॉइंट ध्यान रखिएगा। कोशिका झिल्ली से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं यहाँ से बन जाएंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण की संपूर्ण क्रिया को संक्षेप में अति सरल तरीके से प्रदर्शित किया जा सकता है? तो इसका रिएक्शन होता है, ध्यान रखिएगा। रिएक्शन याद होगा तो आसानी से बन जाएगा, जैसे कि इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 6CO2 + 12 ATP और 12 NADPH, और इसका हो जाएगा, इसका उत्पाद क्या बनेगा, तो C6H12O6 + 12 ATP + 12 NADP, ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि DNA के 2 स्ट्रैंड बंधे होते हैं, या किससे बने होते हैं? ध्यान रखिएगा, ये डबल हेलिक्स मॉडल है जो कि ये बने होते हैं, ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन बंड से। किससे? हाइड्रोजन बंड के द्वारा। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और यहाँ से और भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि डीएनए के 2 सूत्रों को दोनों सूत्र के पूरक नाइट्रोजन युक्त बेसिन, जैसे कि इसमें एडेनिन होता है, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन के बीच गठित हाइड्रोजन बंड द्वारा एक साथ रखा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, एडेनिन और थाइमिन 2 हाइड्रोजन बंध द्वारा बंधे होते हैं, जबकि साइटोसिन और ग्वानिन 3 हाइड्रोजन बंध द्वारा बने होते हैं, ध्यान रखिएगा। और जो डीएनए का द्विचक्राकार मॉडल है, जैसे कि डबल हेलिकल मॉडल कहते हैं, ये वाटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कीट नहीं है? तो इसमें कीट नहीं है मकड़ी नहीं है, क्योंकि इसमें पंख नहीं होते। क्या होते हैं? पंख, ध्यान रखिएगा, यही हो जाएगा। और ये किस संघ के होते हैं? तो अर्थोपोडा संघ के होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जीन है। जीन क्या है? तो डीएनए का ही भाग जीन है, ध्यान रखिएगा। और जीन आनुवंशिक की इकाई है, और जीन का प्रयोग जोहानसन ने 1909 में किया था। और जीन सदैव जैविक लक्षणों को निर्धारित करता है, ध्यान रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि डीटीपी वैक्सीन में पी किससे संदर्भित है? बताइए। तो पी यानी डीटीपी का अर्थ होता है कि डिप्थीरिया, पिट्यूसिस, टेटनस। तो पिट्यूटिस, पी से मतलब पिट्यूटिस हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। ध्यान रखिएगा, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि डीटीपी का टीका डिप्थीरिया, पिट्यूसिस या काली खांसी एवं टेटनस के बचाव है तो किसको दिया जाता है? तो बच्चों को दिया जाता है। और ये तीनों क्या है? जीवाणु जनित रोग है। क्या है? जीवाणु जनित। और ये किस जीवाणु से फैलते हैं ये भी बताएंगे। इससे पहले देखिए कि टेटनस को लॉकजय या धनुष्टकार कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। टेटनस को क्या कहता है? लॉकजय या धनुष्टकार, याद रखिएगा। और डिप्थीरिया किस जीवाणु से फैलता है? तो कोरोनीबैक्टीरियम डिप्थीरिया टेटनस, जो कि ये बेसिलस टेटनी से फैलता है। और काली खांसी जो कि हीमोफिलिस पर्ट्यूटिस के फैलता है, ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव आंत में वसा का पाचन किसके द्वारा किया जाता है? तो यह किया जाता है, ध्यान रखिएगा, पीत और लाइपेज के द्वारा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी।
ध्यान रखिएगा, आमाशय से भोजन छोटी आंच में पहुंचता है जहां सबसे पहले भोजन में पित्त रस आकर मिलता है और पित्त रस क्षारीय होता है जो भोजन के प्रकृति को भी अम्लीय से क्षारीय बना देता है और भोजन के वासा का इमल्सिफिकेशन कर देता है। तो ये ध्यान रखिएगा सभी पॉइंट बिल्कुल ही। चलिए इसमें और भी याद रखिएगा कि इसके बाद भोजन में अग्नाशय से स्रावित होने वाले कुछ एंजाइम मिलते हैं जो निम्न कार्य करते हैं। जैसे कि इसमें 3 एंजाइम होते हैं, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। तीनों का कार्य भी याद रखिएगा, ये पूछ सकता है कार्य में। जैसे कि ट्रिप्सिन का कार्य क्या होता है कि प्रोटीन एवं पेंटोस को पॉलीपेप्टाइड्स एवं एमिनो एसिड में बदल देता है। उसके बाद एमाइलेज का कार्य क्या है, तो मंड यानी स्टार्च को घुलनशील शर्करा में बदल देता है। और लाइपेज जो है ये क्या है, इमल्सीकृत वसाव को ग्लिसरीन तथा फैटी एसिड में बदल देता है। तो याद रखिएगा तीनों का कार्य। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मत्स्य वर्ग में सम्मिलित नहीं है। इसमें ध्यान रखिएगा मत्स्य वर्ग यानी मछली से संबंधित, इसमें डॉग फिश को फिश नहीं कहा जाएगा। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए। ध्यान रखिएगा डॉग फिश का संबंध मत्स्य वर्ग से नहीं है, बाकी सभी अन्य समूह के जीव से है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ से भी संघ भी याद रखिएगा। जैसे कि कटल फिश जो कि सिपिया कहा जाता है, यह मोलास्का संघ का है। उसके बाद जेली फिश जो कि सिलेंड्रेटा का है, ध्यान रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि मेवे वनस्पति तेल और मछली निम्नलिखित में से किसके स्रोत हैं। यह किसके स्रोत हैं, ध्यान रखिएगा स्वस्थ वसा का। किसका है, स्वस्थ वसा। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। और वसा के 3 घटक होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। 1 ग्राम वसा के जलने से 9.2 कैलोरी ऊर्जा सर्वाधिक मिलती है, ध्यान रखिएगा। और वसीय अम्ल का प्रत्येक अणु ग्लिसरॉल से ईस्टर बंध द्वारा जुड़ा होता है। और वसा के 2 प्रकार होते हैं, जैसे कि इन दोनों मुख्यतः अंतर होते हैं, जिसमें कि संतृप्त वसा और असंतृप्त वसा। इसको भी देख सकते हैं आप लोग। चलिए नेक्स्ट यहाँ से देखिए क्या कह रहा है, मैथ का क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन इसमें है कि रेणु की आय सुधा की आय से 10% कम है और सुधा की आय 3000 से 10% ज़्यादा है, तो रेणु की आय क्या होगा। जैसे कि इसमें देखिए क्या कह रहा है कि रेणु यानी आर से रेणु हो गया और इससे सुधा, इनका कितना है 90 और इसका हो जाएगा 100। क्या हो जाएगा 100, यानी रेणु का 100 से कम है, कम यानी 100% से कम करेंगे तो ये हो जाएगा। और सुधा क्या 10% ज़्यादा है, तो ज़्यादा है तो इसमें 10 गुना होगा। क्या होगा, 10 गुना होगा। तो बताइए इसमें कितना हो जाएगा। इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन में इसका हो जाएगा 2970 हो जाएगा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 2 परस्पर ऋण संख्याओं यानी प्राइम नंबर का गुणनफल 43 है, तो उनका मशक ज्ञात कीजिए। देखिए बताइए 2 ऐसे अंक बताइए जिसके गुणनफल 143 होगा। तो इसको सिंपली आप लोग गुना कर सकते हैं। जैसे कि 11 ये क्या है, प्राइम नंबर है। उसके बाद एक 13 भी प्राइम नंबर है। इसको आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यह जगह 143। और इसी को क्या कह रहा है कि गुणनफल इतना है तो इसका मशक क्या होगा। मशक आप लोग ये निकाल सकते हैं। इसको मशक अगर देखेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए क्या आ जाएगा मशक। मशक इसका 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1। आप लोग निकाल सकते हैं आसानी से। चलिए देखते हैं ऑप्शन में क्या कह रहा है, 1 है कि नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा, डी। तो इसको आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर से 3 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, तो कितने वर्षों में 9 गुना हो जाएगी। देखिए 3 वर्षों में 3 गुना रहता है, तो वर्ष बटा वर्ष यानी दोनों को वर्ष ले लीजिए और गुना कर दीजिए। किसी को n मान लीजिए जिसको निकालना है और वहाँ से निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा 12 वर्ष। कितना हो जाएगा, 12 वर्ष। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी। ध्यान रखिएगा इसमें दिया गया है उसी प्रकार बना देना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि इतना का औसत ज्ञात करना है, तो औसत आप लोग निकाल सकते हैं। सभी राशियों का योग कर दीजिए, सभी को जोड़ दीजिए और कुल संख्या कितना है उतना भागा दे दीजिए। अब इसको निकालेंगे तो ये आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ये आ जाएगा 0.2664। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 400 रुपया है, तो अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद एक दुकानदार
एक दुकानदार 32 का लाभ कमाता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, यानी अंकित मूल्य का छूट। छूट कितना था इसमें? 20%, यानी कुल मूल्य इसका हो जाएगा 400 इंटू 20% जो कि ये छूट है। उसके बाद प्रतिशत है तो 100 लगेगा। इसको आप लोग कैलकुलेशन कीजिएगा तो ये आ जाएगा 80। कितना आ जाएगा? 80, यानी 10 से 10 और 10 से 10, 4 दूना 8 यानी 80 आ गया। तो सिंपली जो अंकित मूल्य है 400, तो 400 में से 80 माइनस कीजिएगा तो ये आ जाएगा 320। तो लाभ इसका कितना हो जाएगा? 320 हो जाएगा। और 320 में से जो 32 लाभ कमाता है उसको माइनस कर दीजिए, लाभ यानी माइनस कर दीजिए। तो देखिए लाभ में क्या कर रहा है, लाभ में 320 माइनस 32 यानी लाभ कमाता है तो उतना घटा दीजिए तो ये आ जाएगा 288 जो आ रहा है। तो 32 कितना था? लाभ था, तो लाभ बटा 288 जो कि कुल लाभ ये हो जाएगा इंटू 100। अब इसको सॉल्यूशन कीजिए, यहाँ से आंसर देखने को मिलेगा। इसको कंप्लीट कीजिएगा तो ये आ जाएगा 11.1/9% लाभ। ध्यान रखिएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति को 40 किलोमीटर की दूरी तय करनी है तो वह 16 किलोमीटर दूरी पैदल चलता है। पैदल 4 किलोमीटर प्रति आवर के ख्याल से चलकर तय करता है। तो और बाकी बची दूरी तांगे से तय करता है। तो यदि वह 16 किलोमीटर दूरी तांगे से और शेष दूरी 4 किलोमीटर पैदल से चल रहा है तो 1 घंटे का अधिक समय लगता है, तो टांगे की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए इसको कैलकुलेशन करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। इसका आप लोग क्या किया जाएगा, सॉल्यूशन आप लोग को दे दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पर सभी का सॉल्यूशन दे दीजिएगा, निकाल लीजिएगा। मैथ का ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, लगभग 4-5 क्वेश्चन आ रहा है। आप लोग देख सकते हैं कि 7 अगस्त का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें रीजनिंग का क्वेश्चन तो नहीं था, लेकिन मैथ का 4-5 क्वेश्चन था। तो उसमें आसान होगा, जो बना लीजिएगा उसको छोड़ दीजिएगा। जैसे कि 16 नंबर, देखिए आसान है, इसको बिल्कुल बना सकते हैं। जैसे कि 52 माइनस मोड में है 8 माइनस 20, तब इसको आप लोग कैलकुलेशन कर निकाल सकते हैं। जैसे कि ये हो जाएगा 52 माइनस ये कितना हो जाएगा 80 माइनस 20 है। अब इसको सिंपली कैलकुलेशन कीजिएगा तो 52 माइनस इसको कीजिएगा तो माइनस कीजिएगा तो ये माइनस 12 हो जाएगा। तो ये माइनस 12 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 52 प्लस 12 यानी 64 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो आसान बना लीजिएगा। जैसे कि ये भी आसान क्वेश्चन है, इसको कैलकुलेशन करना है, इसको भी बना सकते हैं। सभी को स्क्वायर कर दिया है, स्क्वायर करना है इसको बना सकते हैं आसानी से। तो क्या कीजिएगा, इसको सोल्यूशन आप लोग को दे दीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कहाँ से क्वेश्चन है। इसमें 20 नंबर से क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 20 नंबर से क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है कि गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि को क्या कहते हैं। तो इस संधि को कहते हैं धूराग्र संधि। क्या कहते हैं? धूराग्र संधि। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि ऊपरी जबड़े एवं कपाल के मध्य अचल संधि पाई जाती है। कहाँ कहाँ? तो ऊपरी जबड़े और कपाल पर, ये यहाँ पर अचल संधि पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है इसमें। यहाँ जैसे कि और भी याद रखिएगा कि कोहनी में हिंज संधि होती है जो जिसके केवल आगे और पीछे एक ही दिशा में गति करता है। कोहनी में क्या होती है? हिंज संधि, और ऊपरी जबड़े कपाल के मध्य जो कि अचल संधि रहती है। ये याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा तो बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि माल्थस ने किस वर्ष अपनी एक पुस्तक एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन के माध्यम से जनसंख्या का सिद्धांत प्रस्तुत किया। यह किया था 1798 में। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा तो बता दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि बिम्सटेक का मुख्यालय कहाँ है। बिम्सटेक का मुख्यालय है, ध्यान रखिएगा, यह है बांग्लादेश। क्या है? बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में स्थित है। कहाँ है? ढाका में। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। और इसका फुल फॉर्म बताइए बिम्सटेक का, यानी बाय ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये पूरा नाम है।
और इसका स्थापना जो कि 1997 में हुआ था। कब हुआ था? 1997 में बैंकॉक के घोषणा का था, ध्यान रखिएगा। और इसमें कुल कितने सदस्य हैं? तो कुल सदस्य की संख्या 7 है, जिसमें बांग्लादेश, भारत, बर्मा, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान एवं नेपाल हैं। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटेन आधिकारिक रूप से यूरोपीय संघ से कब अलग हो गया? यह अलग हो गया 31 जनवरी 2020। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, यूरोपीय संघ यूरोप महाद्वीप के 27 देश का एक विशिष्ट आर्थिक एक राजनीतिक संघ है, ध्यान रखिएगा। और यूरोपीय यूनियन की स्थापना जो कि मास्ट्रिच की संधि 1 नवंबर 1993 द्वारा किया गया था। और इसका मुख्यालय जो कि बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि खाद्य एवं कृषि संगठन FAO की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? क्या हुई थी? ध्यान रखिएगा, 16 अक्टूबर 1945। 16 अक्टूबर 1945 करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। और इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। और 1951 में इसका मुख्यालय वाशिंगटन से रोम स्थानांतरित कर दिया गया था, ध्यान रखिएगा। और FAO के प्रथम महानिदेशक जो कि ब्रिटेन के जॉन के ओर थे, ध्यान रखिएगा। और वर्तमान में इसका महानिदेशक जो कि चीन के क्यू डोंग्यू में है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक क्षेत्र में निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है, तो यह सम्मिलित किया जाता है। इसमें कृषि एवं संबंध को क्षेत्र संबंधित किया जाता है, और मत्स्य पालन, वानिकी, ये सभी को। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र की जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? यह न्यूनतम है, ध्यान रखिएगा, यह हो जाएगा अंडमान एवं निकोबार का। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, अंडमान एवं निकोबार। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में प्रचलित न्यूनतम कोष प्रणाली को कब अपनाया गया? तो यह अपनाया गया, ध्यान रखिएगा, 1957 में। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और भारत में नोट निर्गम हेतु न्यून कोष प्रणाली प्रचलन में है, और इस प्रणाली के तहत भारतीय रिजर्व बैंक को कुल 200 करोड़ का रिजर्व कोष कर रखना पड़ा है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ से रीजनिंग का क्वेश्चन है। रीजनिंग का क्वेश्चन तो अभी एग्जाम में तो पूछ ही नहीं रहा है, अना सिलेबस में है। तभी तो 7 तारीख को जो एग्ज़ाम है उसमें तो नहीं देखने को मिला है, लेकिन देखते हैं 11 तारीख में देखने को मिलता है कि नहीं। इसका आप लोगों को मैथ और रीजनिंग का सॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल पर PDF दे दिया जाएगा, जो कि बहुत ही आसान भाषा में होगा, आप लोग देखकर भी समझ सकते हैं। तो कंप्लीट सभी का आप लोग सॉल्यूशन दे दिया जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा। तो चलिए आज हम लोग इसको देख लेते हैं, मैथ रीजनिंग को छोड़ देते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए कहाँ से। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 32 नंबर से क्या कह रहा है। ये फिगर वाला है, आप लोग देखकर भी बना सकते हैं। क्या कह रहा है कि सेंटियागो की राजधानी बताइए। सेंटियागो की राजधानी आप लोगों को पता होगा, ये हो जाएगा चिली। क्या हो जाएगा? चिली की राजधानी है सेंटियागो। चलिए नेक्स्ट यहाँ से इंग्लिश का क्वेश्चन है। और भी नाम याद रखिएगा, जैसे कि उरुग्वे जो कि इसका राजधानी हो जाएगा मॉन्टेविडियो, और मुद्रा पीसो। उसके बाद गुआना देश का जॉर्ज टाउन, जिसका मुद्रा डॉलर। उसके बाद पेरू देश का राजधानी लीमा हो जाएगा, और जिसका मुद्रा हो जाएगा न्यू सोल। यहाँ भी और सारे हैं, यहाँ तो लोग देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है इंग्लिश का क्वेश्चन, कह रहा है कि ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसको ट्रांसलेट करना कह रहा है कि मैंने अपना मत डाला। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि आई केस माई वोट। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि द टर्म अलोंग इज अ, ये हो जाएगा प्रीपोजिशन। क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशन। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। चलिए अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि चूज द नाउन फॉर्म ऑफ द फॉर्म, यानी गाइड का बताइए नाउन फॉर्म। इसका हो जाएगा गाइडेंस। क्या हो जाएगा? गाइडेंस हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चूज द एरर गिवन सेंटेंस। इसमें बताना है कौन गलत है, कौन सा सेंटेंस इसमें गलत है। कह रहा है कि द टीम प्लेड एक्सट्रीमली गुड ड्यूरिंग द मैच। इसमें कहाँ गलत है? इसमें अगर ध्यान से देखेंगे तो बताइए कहाँ गलत है। इसमें जो गुड है यहाँ गलत है, गुड गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि चूज द एनोनिम्स ऑफ द वर्ड गिवन बिलो ब्रेव का बताइए। ब्रेव का फियरलेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फियरलेस नहीं इसका
क्राउडेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा क्राउडेड, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा सी। ध्यान रखिएगा, ब्रेव यानी बहादुर, अक्राउडेड यानी कायर, डरपोक, धूर्त। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। क्वेश्चन है कि आई वॉज कैरिंग द इंडियन फ्लैग। इसको आप लोग पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो पैसिव वॉइस में सिंपली चेंज कर सकते हैं। इसका पहला ही सही है, कह रहा है कि द इंडियन फ्लैग वाज बीइंग कैरिड बाय मी, इसको सिंपली चेंज कर देना है। अगला क्वेश्चन है कि चूज द एडजेक्टिव ऑफ द वर्ड एडहेंसियन। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एडहेंसिव, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो, जिसमें कि क्वेश्चन है कि ही सेड आई एम लिविंग इन लुधियाना। जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ही सेड दैट ही वाज लिविंग इन लुधियाना। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश कंपनी के बीच बढ़ते तनाव के बीच जब सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम पर आक्रमण कर अंग्रेज़ों को भगाने के लिए विवश किया, तब अंग्रेज़ ने किस द्वीप पर शरण लिया। तो अंग्रेज़ ने किस द्वीप पर शरण लिया, तो ध्यान रखिएगा यह शरण लिया था फुल्टा द्वीप पर। फुल्टा द्वीप करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा फुल्टा द्वीप। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश जनरल हिस ने हैदर अली को फोर्टो नोवो के युद्ध में हराया। तो यह हराया था, ध्यान रखिएगा कि सर आयरकुट। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और कब हराया था, तो 1781 में जो हैदर अली फोर्टो के युद्ध में पराजित किया था। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन है कि वर्ष 1921 में किसकी अध्यक्षता में वित्तीय आयोग ने भारत के उद्योग के संरक्षण की मांग किया। तो यह मांग के ध्यान रखिए इब्राहिम रहमतुल्लाह। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा डी। और 1916 में थॉमस हॉलैंड के नेतृत्व में एक औद्योगिक आयोग भारत आया और भारतीय उद्योग के संरक्षण पर विमर्श किया। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन देखिए इसमें क्या कह रहा है। क्वेश्चन है 44 नंबर की फिक्की की स्थापना कब हुई। फिक्की की स्थापना हुई थी, ध्यान रखिएगा, इसका स्थापना 1927 में। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। और फिक्की का फुल फॉर्म याद रखिएगा फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ध्यान रखिएगा इसका पूरा नाम। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ से और भी याद रखिएगा कि फिक्की के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, अनिश शाह। और फिक्की के वर्तमान महासचिव कौन है, शैलेश पाठक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पुराण में गुप्त वंश की शासक व्यवस्था पर प्रकाश डाला गया है। तो यह प्रकाश डाला गया है वायु पुराण में। किसमें, वायु पुराण। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। और पुराणों के रचयिता जो कि लो महर्षि अथवा उनके पुत्र उग्र सर्वा को माना जाता है। पुराणों की संख्या 18 है और पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है। और प्रामाणिक है कि इस पुराण से आर्द्र सतवाहन वंश के बारे में जानकारी मिलती है। और सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफ़ी महत्व है, जिसके राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधित विवरण भी दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है कि अपने किस शिलालेख में अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बताने के लिए प्रेरित किया है। तो यह प्रेरित किया है, ध्यान रखिएगा, यह प्रेरित किया गया है 14 पूर्व में। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा डी। ध्यान रखिएगा। और 9वें शिलालेख में धम्म समारोह की तथा 11वें में धम्म नीति की व्याख्या की गई है। और 12वें में सर्वधर्म संभाव एवं स्त्री महामात्र की रचना भी किया गया है, चर्चा भी किया गया, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हुमायूंनामा की रचना किसने की थी। हुमायूंनामा की रचना किया था गुलबदन बेगम ने। किसने, गुलबदन बेगम। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। और गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन थी जिसके अकबर के आग्रह पर यह पुस्तक लिखी थी। और कुछ अन्य मुगल कालीन साहित्य याद रखिएगा, जैसे कि तारीख-ए-अकबरी जो कि आरिफ कंधारी का है। और मासिर-ए-आलमगीर जो कि साकी मुस्तैक खां का है। और उसके बाद चहार चमन जो कि चंद्रमान का है। उसके बाद नुस्ख-ए-दिलकुशा जो कि भीमसेन का है। और फुतुहा
ए आलमगीर जो कि ईश्वर दास नागर का है, और खुलासा उत तवारीख जो कि सुजन राय भंडारी का है। ये सभी याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना है, पूछ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि छत्रपति साहू जी ने एक नए पद सेना करते का सृजन किया और बालाजी को पद सौंपा। तो सेना करते शब्द इंगित करता है, यह इंगित करता है सेना को संगठित करने वाला। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और यहाँ से अन्य पॉइंट भी याद रखिएगा। तो छत्रपति साहू को मुगल कैद से मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम की स्वीकृति से ही रिहा कर दिया गया, और रिहा होने के बाद साहू को उत्तराधिकार के लिए संघर्ष करना पड़ा, और 1707 के खेड़ा के युद्ध में साहू जी ने बालाजी विश्वनाथ की सहायता से ताराबाई को पराजित कर दिया था, और साहू छत्रपति बन गए थे। और छत्रपति बनने के बाद साहू ने एक नए पद सेना करते यानी सेना को संगठित करने वाला एक सृजन किया और बालाजी विश्वनाथ को सौंप दिया। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछ भी सकता है। अगला क्वेश्चन है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के कौन आचार्य शांति पा के नाम से प्रसिद्ध हैं? तो इसमें प्रसिद्ध है रत्नाकर शांति। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, विक्रमशिला महाविहार की स्थापना जो कि पाल नरेश धर्मपाल ने करवाया था, और यहाँ के आचार्य में दीपंकर एवं श्री ज्ञान का नाम सर्वाधिक उल्लेखनीय है। चलिए नेक्स्ट है कि बिहार युवक संघ की स्थापना, इसका स्थापना होता 1927 में, और बिहार युवक संघ की स्थापना द सर्चलाई अखबार के उप संपादक मनिंद्र नारायण राय ने पटना में किया था। और पाटलिपुत्रा युवक संघ की स्थापना जो कि 1929 में राम वृक्ष बोनीपुरी एवं अविकांत सिंह ने किया था। सभी पॉइंट याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भूमि शांति और रोटी का नारा किसने दिया? तो यह दिया था, ध्यान रखिएगा, लेनिन ने। किसने दिया था? लेनिन। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। और लेनिन का मृत्यु जो कि 1924 में ही हो गया था। और लेनिन क्या था? बोल्शेविक दल का नेता था, और 16 अप्रैल 1917 को लेनिन ने रूस में क्रांतिकारी योजना प्रकाशित की, जो अप्रैल थीसिस के नाम से जानी जाती है। यह कब जारी की गई थी? तो 16 अप्रैल 1917। एक क्रांतिकारी योजना थी जिसका नाम था अप्रैल थीसिस, ध्यान रखिएगा। और 1921 में लेनिन ने रूस में नई आर्थिक नीति को भी लागू कर दिया था। चलिए अगला प्रश्न है कि 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है फरवरी क्रांति के नाम से जाना जाता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा? फरवरी क्रांति। चलिए अगला क्वेश्चन है कि चक्रण क्वांटम संख्या के मान होते हैं, तो इसके मान हमेशा होते हैं 1/2 पॉजिटिव में और 1/2 निगेटिव में। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सी, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस तत्व की नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है? तो यह नहीं पाया जाता है, हाइड्रोजन के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। और हीलियम के परमाणु के नाभिक में 2 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, और लिथियम में 4 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, और बेरिलियम में जो कि 5 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो यहाँ से याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ भी सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का द्रव्यमान बताइए। तो ये पृथ्वी का द्रव्यमान जो कि ये हो जाएगा 6 × 10⁻24 kg। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और पृथ्वी की त्रिज्या भी पूछ सकता है, जैसे कि 6.4 × 10⁻6 मीटर है। और पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान जो कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। और भी याद रखिएगा, जैसे कि सर्वाधिक गुरुत्वीय नियतांक जो कि 6.7 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कास्टनर विधि का उपयोग करके किस धातु का निष्कर्षण किया जाता है? तो यह किया जाता है, ध्यान रखिएगा, सोडियम का। किसका? सोडियम का। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। और डाउन विधि के द्वारा पिघले हुए सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन से सोडियम धातु के बड़े पैमाने पर प्राप्त किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शीरा से चीनी के निष्कर्षण में प्रयोग होता है, इसमें प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा, इसमें प्रयोग किया जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। और मैग्नीशियम ऑक्साइड को मैग्नीशिया कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए।
क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पार्थिव ग्रह है। पार्थिव ग्रह में से बताना कौन है। पार्थिव ग्रह इसमें हो जाएगा मंगल। क्या हो जाएगा? मंगल। ध्यान रखिएगा। और बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल को आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है। इसका अन्य नाम जैसे कि अंतरिक्ष ग्रह। ध्यान रखिएगा। और अंतरिक्ष ग्रह जो कि अपेक्षाकृत छोटे और अधिक घने होते हैं, और इसमें पृथ्वी सबसे बड़ी और सबसे अधिक घनी होती है। और बाह्य ग्रह में पृथ्वी, शनि, अरुण एवं वरुण को शामिल किया जाता है। और बाह्य ग्रह अपेक्षाकृत जिसके बड़े और कम घने होते हैं। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैस ओजोन परत को सर्वाधिक क्षति पहुंचाती है। तो इसमें हो जाएगा CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। और ओजोन अणु तीन ऑक्सीजन परमाणुओं से बना होता है। और ओजोन परत में जब CFC पराबैंगनी प्रकाश से टूटता है तब क्लोरीन परमाणु का सृजन होता है, जिसमें ओजोन परत को सर्वाधिक क्षति होती है। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। इसमें बताना है कौन एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। चलिए बताइए तो इसमें कौन एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। इसमें आप लोग देखेंगे तो ध्यान से, तो देखिए ये तो फिजिकल परिवर्तन हो जाएगा, भौतिकी परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पेट्रोलियम का भंजन। बाकी ये सभी क्या है? बाकी ये सभी भौतिक परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रमा द्वारा परावर्तित प्रकाश हम तक पहुंचने में लगभग कितना समय लेता है। यह समय लेता है, ध्यान रखिएगा, यह समय लेता है 1.28 सेकेंड। 1.28 सेकेंड करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। और चंद्रमा पृथ्वी से लगभग, ध्यान रखिए कितना किलोमीटर दूर है, तो 3,84,000 किलोमीटर दूर है। और इसका पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। ध्यान रखिएगा। इसका व्यास जो कि पृथ्वी के व्यास का 1/4 लगभग है। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि तटीय क्षेत्रों में टूटती हुई तरंगों को कहते हैं। टूटती हुई तरंगों को कहते हैं सर्प। क्या कहते हैं? सर्प। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान स्थित है। तो विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान जो कि स्थित है यह अमेरिका में स्थित है। ध्यान रखिएगा। और इसे पृथ्वी की बृहत्तम संपन्न पहाड़ी भी कहा जाता है। और संयुक्त राज्य अमेरिका को मोंटाना राज्य की ब्यूटे खान विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान है, ब्यूटे खान। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि रूपल हिमनद स्थित है। यह स्थित है, ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है कि चमेरा परियोजना का संबंध किस नदी से है। तो यह है रावी नदी से। ध्यान रखिएगा। पंजाब, हिमालय प्रदेश एवं जम्मू कश्मीर की थीन परियोजना का संबंध भी रावी नदी से है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। जैसे कि बेतवा नदी, यह माता टीला परियोजना से संबंधित है। और ये किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। जैसे कि अन्य नाम भी याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है कि वालरे नामक स्थानांतरित कृषि विशेषता है। इसका विशेषता क्या है कि ये राजस्थान की है। कहाँ के? राजस्थान के। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। जैसे कि और भी याद रखिएगा, जैसे कि झूमिंग जो कि उत्तर पूर्वी भारत का है, और कुमारी जो कि पश्चिमी तट का है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत के प्रतिपादक हैं कौन है। तो ध्यान रखिएगा, एडविन केनन। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। और उनके अनुसार किसी देश की अनुकूलतम जनसंख्या से अभिप्राय जनसंख्या के उस आकार से है जो उपबंध संसाधन पूंजी एवं वर्तमान गतिविधि की स्थिति में अधिकतम प्रति व्यक्ति आय प्रदान करता है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो इसमें संयुक्त परियोजना हो जाएगा गंडक परियोजना। क्या हो जाएगा? गंडक परियोजना। और इसकी शुरुआत जो कि 1961 में ही हो गई थी। और बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। और इससे नेपाल को भी लाभ मिलता है। और वाल्मीकि नगर के निकट 740 मीटर तांबा बैराज बनाया गया है। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। कह रहा है कि सौर प्रकाश में सर्वाधिक सामान्य प्रकार की विकिरण ऊर्जा जो मनुष्य में त्वचा कैंसर का कारण होता है वो क्या कहलाती है। वह कहलाती है पराबैंगनी विकिरणें। क्या कहलाती है? पराबैंगनी विकिरणें। ध्यान रखिएगा। जैसे कि और भी याद रखिएगा, जैसे गामा किरणें की खोज किसने किया था? तो पॉल बिलार्ड ने। और इसका नामकरण किया था रदरफोर्ड ने। एक्सरे का खोज जो कि रांटजन ने किया था। और पराबैंगनी किरणें का खोज रिटर ने। उसके बाद दृश्य विकिरण का खोज न्यूटन ने। और अवकरण विकिरण का खोज हर्शल ने। और सूक्ष्म रेडियो तरंगे की खोज हेनरिक हर्ज ने। ध्यान रखिएगा। ये सभी क्वेश्चन में से याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछने की संभावना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है। थर्मोस्टेट, इसका प्रयोजन है कि
तापमान को स्थिर बनाए रखना, क्या है, टेम्परेचर को स्थिर बनाए कम बनाए रखना, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि लेंज का नियम निम्नलिखित में से किस संरक्षण से संबंधित है। लेंज का नियम जो कि ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है, ध्यान रखिए, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। और लेंज के नियम के अनुसार प्रेरित धारा की दिशा सदा ऐसी होती है जो उस कारण का विरोध करती है जिससे कि वह स्वयं उत्पन्न होती है। और इस नियम का प्रतिपादन जो कि कब हुआ था, सन 1833 में हेनरिक लेंज ने किया था। किसने किया था, हेनरिक लेंज, ध्यान रखें। चलिए अगला क्वेश्चन है कि धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है। तो धूप के चश्मे की क्षमता जो कि होती है यह 0 डायोप्टर होती है। कितने, 0 डायोप्टर, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पौधे में चेतना की खोज किसने की थी। तो पौधे में चेतना की खोज किया था जेसी बोस ने, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रध्वनिक गति का मात्रक क्या होता है। इसका मात्रक होता है मैक की संख्या, क्या होता है, मैक की संख्या, ध्यान रखिएगा। और ध्वनि तीव्रता का एसआई मात्रक जो कि डेसिबल होता है, और आवृत्ति का मात्रक जो कि हर्ज होता है, ध्यान रखिएगा। और किसी माध्यम में किसी पिंड की चाल तथा उसके माध्यम में ताप एवं दाब की इन्हीं परिस्थिति में ध्वनि की चाल के अनुपात को उस वस्तु को उस माध्यम में मैक की संख्या कहते हैं, ध्यान रखिएगा सभी पॉइंट को। चलिए अगला क्वेश्चन है कि फोटोग्राफी फिल्म में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसमें प्रयोग किया जाता है उपयुक्त में से सभी, सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। इसमें बताना है स्त्रीलिंग कौन नहीं है। तो ये सभी छात्रा स्त्रीलिंग है, पृथ्वी स्त्रीलिंग है, वधु स्त्रीलिंग है, लेकिन जीवन स्त्रीलिंग नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि मेढक को पत्थर से मत मारो वाक्य में रेखांकित शब्द का कारक बताइए। से कारक किससे है संबंधित, से यानी ये संबंधित है संबंध कारक से, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त मुहावरे का चयन कीजिए। यानी पुत्र की हरकतें से तंग आकर पिता ने उसे बताइए, पिता ने उसे कहीं का नहीं रखा, करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा। इसमें संबंध कारक नहीं होगा, गलत है। इसमें से है, से यानी इस कारण से हो जाएगा, क्या हो जाएगा, करण कारक होगा, क्या हो जाएगा, कारण हो जाएगा इसमें, ध्यान रखिए, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बताइए, इस मुहावरे में फिल करना है। यानी पुत्र की हरकतें से तंग आकर पिता ने उसे तिलांजलि दे दिया, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी। ध्यान रखिएगा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है। तो इसमें संबंध रखता है कि घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है कि शुद्ध वाक्य है, इसमें शुद्ध वाक्य बताना है कौन है। शुद्ध इसमें देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि वह विलाप करके रोने लगा, इस करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नेता शब्द का स्त्रीलिंग बताइए। तो नेता का स्त्रीलिंग हो जाएगा, नेता का नेत्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नेत्री। अगला है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। तत्सम इसमें हो जाएगा विभावरी जो कि तत्सम हो जाएगा, विभावरी शब्द जो क्या है तत्सम हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और देशज भी क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि लालटेन विदेशज है, अफसर विदेशज है, थैला देशज है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से जातिवाचक नहीं है। जातिवाचक इसमें देखेंगे तो हिमालय जातिवाचक नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में शामिल शहर बताइए। इसमें शामिल शहर कौन है। तो इसमें हो जाएगा आगरा, दिल्ली, जयपुर, आगरा, दिल्ली, जयपुर, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि अंडी और ओपोर नामक से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है या संबंधित है हो से, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है, किसको जाना जाता है। तो ये लॉर्ड मिंटो को, किसको जाता है, मिंटो को जाना जाता है। और प्रांतों में ध्वज शासक का जनक जो कि लियोने कार्टियस को माना जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है कि भारत में नागरिकता अर्जन के लिए कितने तरीके हैं। लगभग इसमें 5 तरीके हैं, कितने, 5, ध्यान रखिए। कौन कौन से, जन्म से, वंशानुगत से, पंजीकृत से, देशीकरण से, उसके बाद क्षेत्र सम्मिलित होने पर, ये सभी कारण हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए,
प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मूल अधिकार को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो यह नहीं किया जा सकता है आर्टिकल 20 को। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। और राष्ट्रीय आपात की घोषणा जो कि अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति द्वारा युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर किया जाता है। और 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत सशस्त्र विद्रोह को आंतरिक अशांति के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया है। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि किस वर्ष सुप्रीम कोर्ट ने सिनेमा हॉल में राष्ट्रगान के समय पर्दे पर राष्ट्रीय ध्वज का होना अनिवार्य किया था? यह किया गया था 2016 में। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। ध्यान रखिएगा। और 2018 में इसकी अनिवार्यता भी समाप्त कर दी गई थी, ख़त्म भी कर दी गई थी 2018 में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि वह व्यक्ति भी प्रधानमंत्री बन सकेगा जो 6 माह के अंतर्गत प्रधानमंत्री बनने के बाद संसद के किसी भी सदन की सदस्यता प्राप्त कर ले? तो वह हो सकता है, ध्यान रखिएगा, वो हो सकता है कब से? यह 1997 से हो रहा है, ध्यान रखिएगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या वाणिज्य की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने वाले किसी विधेयक के लिए किसकी पूर्व सहमति अनिवार्य बताई गई है? तो यह बताई गई है, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति के द्वारा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि जुआंग जनजाति किस राज्य की विशेष रूप से कमजोर समूह यानी पीवीटीजी के अंतर्गत सम्मिलित है? यह सम्मिलित है, ध्यान रखिएगा, इसमें उड़ीसा के निवासी। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कि किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जनजाति और जनजाति के लिए आरक्षण प्रावधान है? तो यह प्रावधान है, ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 330 में। आर्टिकल 330 करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 32 में क्या है? तो राज्यों की विधानसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में किसी दल को राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्य तभी दी जाती है जब वो ये सभी कारण हो सकते हैं, जैसे कि राज्य की लोकसभा के लिए हुए आम चुनाव में कुल वैध मतों का 6% का अधिक 6% तथा संबंधित राज्यों में लोकसभा की कम से कम एक सीट जीती हो। ये पॉइंट बिल्कुल सही है। ये दूसरा भी सही है कि राज्य के विधानसभा के कुल स्थानों का 3% या 3 सीटें जो भी ज़्यादा प्राप्त हो सके। उसके बाद लोकसभा के लिए आम चुनाव में अथवा विधानसभा चुनाव में कुल वैध मतों का 8% प्राप्त हो। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो इसका अनुपात है 2:3। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। और सफ़ेद पट्टी के केंद्र में गहरे नीले रंग का एक चक्र है जिसका प्रारूप सम्राट अशोक के सारनाथ स्थित स्तंभ में बने चक्र की तर्ज बनाया गया है। और इस चक्र को प्रदर्शित करने का आशय यह जीवन की गतिशील रुकने का अर्थ यानी मृत्यु। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मार्च 2024 में हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? तो इसमें ऑपरेशन शुरू किया गया है कि ऑपरेशन इंद्रावती। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। और हैती में बिगड़ती कानून व्यवस्था के कारण यह कदम उठाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में मृत्युदंड देने के लिए पहली बार नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया गया? यह प्रयोग किया गया है, ध्यान रखिएगा, अमेरिका में। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहा उग्रम क्या है? उग्रम क्या है? तो उग्रम जो कि ये राइफल है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में डीआरडीओ ने निजी फर्म के सहयोग से स्वदेशी असॉल्ट राइफल उग्रम लॉन्च किया गया है और इसका राइफल का रेंज क्या है? तो 500 मीटर। अगला क्वेश्चन है कि 19वां नाम शिखर सम्मेलन जनवरी 2024 में कहाँ संपन्न हुआ? यह संपन्न हुआ कंपला में। कहाँ? कंपला। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व भी किया था, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने नेट जीरो का लक्ष्य कब तक रखा है? यह रखा है 2070 तक। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और मुंबई शहर में शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य जो कि 2050 तक रखा गया है, तो ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ये रहा सेट नंबर हम लोग का कंप्लीट हो गया। कौन सा सेट था? तो सेट नंबर ये 9 था। इससे पहले सेट नंबर हम लोग कितना कंप्लीट कर लिए थे? तो सेट नंबर हम लोगों ने
8 सेट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके थे। तो चलिए इस कंप्लीट सेट को आप लोग देखते रहिए। सभी न्यू पैटर्न पर सेट बनाया गया है और ऐसे सब ज्ञान बिंदु का जो कि न्यू सेट है, बिहार पुलिस के लिए न्यू सेट है, ध्यान रखिएगा। इससे पहले वाला टेस्ट लगा लीजिएगा जरूर, क्योंकि सभी सेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सभी में न्यू पैटर्न पर आधारित क्वेश्चंस डाले गए हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आसानी से जाकर सेट को लगा लीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाला नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँच सकेगा। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।